चलो भाई लड़कियां, पेपर दे आई? सही गया पेपर तुम्हारा? पेपर अच्छा आया हुआ था लड़कियों का, है ना? हाँ, लास्ट क्लास में वो, और मुझे बाई चांस लग रहा था कि मैं लास्ट डे पढ़ा दूं, कुछ आएगा। कई लोगों के मैसेज आए कि मैम वाच्य करा दो। पता नहीं क्यों पिछले 2 बार पेपरों में मेरा मन ही नहीं किया कि मैं हिंदी पढ़ाऊं, और बाई चांस देखो दोनों पेपरों में हिंदी आई भी नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैंने हिंदी पे टाइम वेस्ट नहीं किया ना। लास्ट डे जो मैंने करंट कराया उसमें 3-4 क्वेश्चन किसी किसी सेट में थे ना। हाँ, तभी कहते हैं पता नहीं होता कब जबान पे सरस्वती बैठ जाए और कब पेपर में वो आ जाए। नहीं, सच्चाई है ये। पिछले साल जब पेपर हुए तो मुझे लास्ट डे मेरे मन में आया कि मैं वाच्य पढ़ा दूं। पहले मेरा कोई प्लान नहीं था, और मैंने लास्ट डे वाच्य पढ़ाए और हर एक सेट में वाच्य आए। तो वो पेपर देख के मुझे आत्मिक खुशी मिली कि चलो हमारे बच्चों ने टिक कर दिया होगा। इस साल हिंदी आई ही नहीं। तो कई लड़कियां मुझे कही थी मैम हिंदी करा दो। मैंने कहा नहीं, हिंदी में कराती नहीं, हिंदी सर कराएंगे। एक भी नहीं आया ना शायद हिंदी में से, अंग्रेजी भी नहीं आई। कोई बात नहीं, लेकिन लड़कों के पेपर में आ सकती है, ये ना सोचे कि नहीं आएगी। ठीक है, पढ़ के जाना। चलो, करंट अफेयर्स, एक तो पेड़ों वाला क्वेश्चन मैंने बताया था वो आएगा, वो था ही इम्पोर्टेंट। एक वो अनाज वाला, मैंने एक फील किया संजीवनी का पहला पॉइंट था, लेकिन वो मैंने शायद एक्सप्लेन नहीं किया, उस दिन जल्दी में थी मैं। हाँ, महिला हेल्पलाइन। एक पिछली बार देखो वो 3 आदमियों को पद्म वाले पुरस्कार मिले थे, मैंने कहा था पढ़ जाना। उनमें से तरलोचन सिंह शायद आ गया था ना। हाँ, अब एंटीना वाले क्वेश्चंस भी कराए थे पेपर में ना। करंट अफेयर्स, अब जब लड़कों का पेपर आएगा तब तक मैं 1 बार और बना लूंगी करंट अफेयर्स, फिर पढ़ा देंगे। लेकिन कंफर्म नहीं है कि आएगा ना आएगा, उसमें तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक है। कई लड़कियां आई भी नहीं लास्ट डे कराए थे मैंने क्वेश्चन, और उस दिन चलते चलते घंटे से भी ऊपर हो गया था। मैंने देखा था 41 पे क्लास छोड़ी, लेकिन फायदा होता है, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की मारा मारी और 3-4 क्वेश्चन बन जाए तो सोचो कि बहुत बढ़िया रहा। उस दिन के सारे नंबर, आने जाने के पैसे सब वसूल हो गए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। आज हम सेकेंड टॉपिक शुरू करेंगे। हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की थी ना। हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक है, देखना क्या नाम है इसका, उत्तर मुगल शासक कह लो या काल कह लो। चलो अब बातचीत बंद कर दो और ध्यान से सुनो और समझो। हाँ, अब बातचीत बंद करनी पड़ेगी। मैंने 10th चैप्टर भी पढ़ाया था, उसको बीच बीच में पढ़ाऊंगी। पहले सीरीज से भी चलेंगे, कुछ 10th का कुछ सेकंड का। आज पहले फर्स्ट कराया, अब सेकंड करा के फिर थोड़ा 10th, फिर थर्ड करा के 10th, क्योंकि 10th ऐसा है जो एक दिन में समझ में नहीं आएगा। अब बिल्कुल शांति से चुपचाप सुनो। भाजपा के बारे में जानते हो ना सारे? भाजपा का मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती, इसने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना ली। इतनी प्रॉपर्टी बना ली कि बाद में इसको वो संभालनी मुश्किल हो गई। और चलो ये तो ताकतवर था, चालाक था, कुटिल था, समझदार था, बहुत ज्यादा अपने चीजों पे खरा रहने वाला आदमी। तुम्हें शायद मैंने बताया ये बड़ा स्ट्रिक्ट था, और ये अपने खर्चे लोगों के टैक्स में से नहीं लेता था। ये टोपी सिलता, कुरान लिखता, उनको बेच के जो पैसा आता उससे अपने सिर पे पहनने वाली वो पगड़ी टाइप जो भी पहनते थे ये, और अपने कपड़े। इसकी पगड़ी में सोने और हीरे नहीं जड़े थे, जो पहले थे ना उनकी पगड़ी में भी सोने और हीरे के तार लगे हुए थे। तो बड़ा समझदार आदमी था कुछ चीजों में, लेकिन कट्टर बहुत ज्यादा। इतना कट्टर था कि इसने देखो शिवाजी, उसके बेटे का क्या हाल किया था, संभाजी का ना। तो इसके बाद वो डर, वो भय लोगों में खत्म हो गया, और 1658 से 1707 में जब ये मरा तो ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज का बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, नेपाल, सब इसकी प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी बनाना आसान था इसके लिए, लेकिन इसके बेटों के लिए इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल। और इसने अपने रहते रहते वसीयत लिख दी थी, लेकिन फिर भी वो लड़े। एक नॉर्मल बात थी, लड़के लड़ते थे उस टाइम पर भी, लड़े ये आपस में। और लास्ट में आपके सिखों के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। उस टाइम पे ये भी थे। याद करो जब इनका पहला युद्ध हुआ था 1526 में, तब सिखों के पहले गुरु थे, बताया था ना मैंने ये। उन्होंने आंखों से वो युद्ध लाइव देखा था। अब 10वें गुरु आ गए, इनकी भी पीढ़ियां आ गई और इनके 10वें गुरु आ गए, यानी पैरेलल चले। फिर हमने पढ़ा था तेग बहादुर 9वें गुरु को औरंगजेब ने मरवाया, जहांगीर ने 5वां गुरु मरवाया। यानी जब एक तरफ उनका खानदान चल रहा है तो यहाँ गुरु चल रहे हैं। अब इनका लास्ट है गोविंद सिंह जी। जब औरंगजेब मरा तो गोविंद सिंह जी इसके एक बेटे की मदद करते हैं। वैसे तो गोविंद सिंह जी भी अगले साल ही खत्म हो गया, इनके भी वो लाइफ खत्म हो गई, लेकिन इन्होंने मदद की इसके मरने के बाद इसके एक बेटे की, जिसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था इसका? ये 65 साल, वैसे 63 है लेकिन याद रखने के लिए नियर अबाउट, तो 65 साल की इसकी उम्र थी जब ये राजा बना। इस उम्र में तो आदमी वैसे राम नाम जपता है। ये अपने भाइयों को मार काट मचा रहा और राजा बन गया। इसको कोई समझ नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने कहा एक ऐसा राजा है ये, शाह ए बेखबर,
इसको कोई खोज खबर नहीं अपनी प्रॉपर्टी की, बस राजा बन के बैठ गया और जल्दी ही लुढ़क भी गया। इस उम्र में बना राजा, काम करने की समझ थी नहीं, मर गया। 1707 में बना था और 12, लेकिन इन 5 सालों में कुछ अच्छे काम कर गया, अच्छे हमारे लिए, अपने लिए तो खैर क्या करता। इसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रांत बहुत बड़े बड़े, 22 प्रांत कहते हैं, बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े प्रांत, आज की 4-4 स्टेट का प्रांत मान लो, इतना बड़ा बड़ा। तो इसने 22 प्रांतों को अपने अंडर रखा, लेकिन फिर इसको लगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, और इसने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि इसने हिंदुओं के प्रति सही नीति अपनाई। तो जो राजस्थान साइड के रजवाड़े थे इनको खुश रखा। इसने जो मराठों का वंशज था ना, जिसका नाम था शाहू, ये मैंने कभी कहानी बताई होगी बहुत पहले, फिर कभी बताऊंगी दोबारा, शिवाजी का वंशज था, शिवाजी का पोता मान लो, उस शिवाजी का बेटा था संभाजी। इसके बेटे को इन्होंने बचपन में कैद कर लिया था औरंगजेब ने, इसने वो छोड़ दिया, साहू जी महाराज कह रहे थे, महाराज साहू, उसको छोड़ दिया। औरंगजेब कितना चालाक था, अपने दुश्मन के पोते को पाल रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या भर रहा होगा, क्या गलत चीज इसको सिखा रहा होगा। वो तो मर गया, इसका पोता जब औरंगजेब का बेटा बैठा तो इसने सोचा क्यों ये फालतू के किसी के लड़के को 18 साल से खिला रहे हैं, इसको भगाओ यहाँ से। उसने इसको कह दिया तू जा अपने घर। तो इस तरह से जो शिवाजी की प्रॉपर्टी थी उसका वंशज इसने रिलीज कर दिया, यानी हिंदू और मराठों के प्रति इसकी नीति ठीक ठाक सी थी। ज्यादा बड़ा कोई कामकाज नहीं किया, प्रॉपर्टी को संभालना ही इसके लिए मुश्किल था। फाइनली धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये उतना ताकतवर नहीं है, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि चलो गिरते पड़ते ही सही 5 साल मरने से पहले ठीक ठाक काम कर गया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आया, किसी को पता है उसका नाम क्या था? जहांदर शाह। क्या नाम था उसका? जहांदर शाह। जहांदार शाह भी लिखते हैं, दर शाह एक ही चीज है ये, जहांदर शाह। इसको लोग कहते हैं लंपट मूर्ख है ये। वो तो शाह ये बेखबर था, ये लंपट मूर्ख था, इसको कुछ अकल नहीं थी। ये 1712 में बना और उसी साल, अगले साल ये हट भी गया। जहांदर शाह 1 साल का तो सोचो पीएम भी नहीं बनता। हम पीएम बने तो कहते हैं बेवकूफ रहा होगा, आया राम गया राम होगा, तभी 1 साल काटा। इसने बादशाह ने 1 साल काटा, तो ये क्या कहलाता है? लंपट मूर्ख। ये मूर्ख जैसे इसने काम किया, इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, कोई ऐसा इतिहास में काम नहीं है इसको अगली पीढ़ी को बताया जाए कि बड़ा अच्छा काम किया। बस किसी तरह एक नाम है, 1 साल के लिए याद कर लेना। इसके बाद एक बहुत, फर्रुख सियर, ये आदमी टिकेगा और 1713 से 1719, लेकिन इसने भी गड़बड़ की। फर्रुख सियर ने, इसने सबसे बड़ी गड़बड़ की, इसने बंगाल जहां से करोड़ों रुपए की कमाई थी, वहां अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए इसने कागज पकड़ा दिया कि लो ये कागज ले जाओ, मेरी परमिशन है, टैक्स फ्री व्यापार करो। यानी आपने अपनी कमाई का खुद ही गला घोट दिया। जो आपको पैसे देते थे आपने कहते हमें नहीं चाहिए पैसे, अंग्रेजों को तो पैर जमाने का मौका मिल गया। ये कहीं ना कहीं बेवकूफी किस आदमी की थी? फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये बीमार हो गया था, इसका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने कर दिया, ये फिट हो गया, तो इसने चलते चलते सोचा मेरा वैसे भी क्या काम काज है, टैक्स फ्री कर दिया। ये आपको भुगतना पड़ा बाद में, क्योंकि BEIC के पैर जमाने में टैक्स ना देना बहुत बड़ी चीज हो गई, फ्री का व्यापार किया। फर्रुख सियर का नेगेटिव पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस फर्रुख सियर ने जो ये थे ना बंदा बहादुर, आपने पढ़ा हुआ है बंदा बहादुर, 10वें गुरु के बाद बंदा बहादुर जो नेता हुए, जिन्होंने हरियाणा के सोनीपत में अपना हेडक्वार्टर बनाया और पंजाब से यहाँ आया करते थे, इनका कत्ल करवा दिया, इनका मर्डर किसने करवा दिया? फर्रुख सियर। यानी ये देखो, इनका जो 10वें गुरु थे, जो इनसे पहले थे, वो तो मदद कर रहे थे बेखबर की, शाह बेखबर मुअज्जम की, और इसने उनके बाद बनने वाले जो बड़े लीडर थे इनका मर्डर करवा दिया। और विदेशियों को देखो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये तो बेवकूफी थी ना, अपने आदमियों को मार रहे हैं और विदेशियों को कह रहे हैं तुम यहाँ कैसा व्यापार कर लो, टैक्स फ्री। ये नुकसान था फर्रुख सियर का 1713 से 19। इसके बाद 1719 से 1748 एक आदमी, इस बीच में ना 4 महीने 2 महीने के लिए भी राजा बने, पर वो कमजोर राजा थे, बंधु ब्रदर्स उनको बनवाते थे। इस टाइम पे आप सब जानते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसके चरित्र के घटियापन के कारण लोगों ने इसको ये नाम दिया था। हाँ, शाह बेखबर कौन था? मैंने पहला बताया ना, तो मुअज्जम ही तो नाम है उसका। पहला नाम क्या बताया मैंने? इसी आदमी का नाम बहादुर शाह है। एक आदमी 2 नाम नहीं रख लेता था, ये मुअज्जम ही या बहादुर शाह एक ही आदमी है। ये इस नाम से ये गद्दी पे बैठा। इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम जब राजा बना ना, ये बहुत नॉर्मल बात है, बहुत लोग अपना नाम बदलते थे, जैसे खुर्रम खुसरो, तुमने नहीं पढ़े हुए? शाहजहां का असली नाम शाहजहां थोड़ी था, उसका नाम कुछ और था। ऐसे ही इसका असली नाम क्या था? मुअज्जम। लेकिन ये किस नाम से बैठा? बहादुर शाह। ये नाम है, इसी का नाम है ये मुअज्जम भी। शाह बेखबर पहला ही था। इस पे आ जाओ, मोहम्मद शाह रंगीला, ये लास्ट राजा है जो उस सोफे पे बैठा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था तख्त-ए-ताऊस। इस पर बैठने वाला कौन सा हीरा था इसके पास? कोहिनूर हीरा, क्योंकि इसी से लूट के ले जाएगा। हाँ, ईरान का नेपोलियन, जिसका नाम क्या है? नादिर शाह।
कल पेपर में, लड़कियों वाले पेपर में 10वीं क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन थे। वो मेरे ख्याल पकड़ भी नहीं पाई होंगी लड़कियां, ना ही लड़कों के पेपर में अगर आ गया तो पकड़ पाएंगे। ये 2 मैं 10th क्लास में पढ़ा रही थी। मैं कई बार कहते हैं ना, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं शाम को, वो दोनों देखते ही मेरे दिमाग में आया। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब से पहला चैप्टर, जिसके पास हो वो देख लेना घर जाके। पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक में एक टेबल दिया है, उसमें 6 चीजें लिखी हैं और उस टेबल में लिखा है, जैसे एक लिखा है मुकुट, एक लिखा है उसका जो उसने पहना है कपड़ा, एक सिरका, एक तिरंगा, इस तरह से इन सबके मीनिंग दिए गए हैं। उस मीनिंग में एक मीनिंग था, एक वो महिला है, जर्मेनिया नाम है, जर्मनी जो देश था ना, इसका जब एकीकरण हुआ, जर्मेनिया। अब हो सकता है लड़कों के पेपर में भी आए, क्योंकि एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन लिखित में बिल्कुल स्पष्ट हैं, मेरे पास किताब है, दोनों वहां से उठे थे। जर्मेनिया, जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी कोई देश नहीं था, 39 छोटे 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 ऐसे इलाकों को मिला के और तर जर्मनी बना था। कितने फेडरेशन को मिला के? हाँ, 39 छोटी छोटी इकाइयों को मिला के एक बनाया और फिर उसको एक देश को एक महिला के रूप में, जैसे भारत माता है, ऐसे जर्मेनिया एक औरत की तस्वीर है, उसको मान लिया वो जर्मनी की देवी है। तो जर्मेनिया जो महिला बनाई ना, ये महिला बड़ी, जैसे तुम्हारी झांसी की रानी है, बड़ी स्ट्रिक्ट महिला, ऐसे कोई दबी कुचली शोषित महिला नहीं, बहुत स्ट्रांग महिला, तो उसको नाम दिया जर्मेनिया। वो स्ट्रांग महिला जब खड़ी हुई है तो उसके यहाँ पे सिर्फ एक ताज है जो पत्तियों से बना है। ये ओक की पत्तियां हैं, ऑलिव की नहीं है, ये ओक की लीव्स हैं। ऐसे उसने सिर पे, जैसे ये स्टाइलिश लड़कियां आजकल नहीं पहन लेती हैं, ऐसा उसने पहना हुआ है जर्मेनिया ने, और वो वीरता का परिचय देता है। ये पेपर में एग्जैक्टली 10वीं में भी आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे ही उसने एक अपना, जैसे रानी झांसी पहनती तलवार है, उस तलवार पे ना ऑलिव की ब्रांचेस लिपटी हुई है। मान लो तुम्हारे में आ जाए कि जर्मेनिया की तलवार पर लिपटी ऑलिव की ब्रांचेस, किस चीज का? ऑलिव की शाखाएं किस चीज का प्रतीक है? तलवार प्रतीक होती है ताकत का, यानी हम लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले नीचे की तरफ जहां तलवार पकड़ते हैं ना, वहां ऐसे लपेट के थोड़ी सी पत्तियां छोड़ दी गई हैं। वो किस चीज की हैं? ऑलिव। ऑलिव किस चीज का प्रतीक होता है? शांति। यानी अगर तुम चाहते हो शांति बनाना तो हमें लड़ने का कोई शौक नहीं है। तलवार है, हम लड़ सकते हैं जरूरत पड़े, पर अगर तुम शांति चाहो तो हम भी नहीं लड़ेंगे। ये दिखाता है कि ताकत के साथ साथ आप शांति प्रिय भी हैं। तलवार में लपेट के यहाँ ऐसे ऐसे लिपटी हुई है, यहाँ तलवार पकड़ने का। ये एक ही टेबल में से, इसलिए बता रही हूँ, ये 10वीं का अगर लड़कियों के में आया, लड़कों के में क्यों नहीं आ सकता। एक उसने अपने एक कवच पहना हुआ उस महिला ने, उस कवच को दिखाया गया है। उस कवच पे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद, 5-7 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, लेकिन मैं उस टेबल को एक बार करा दूंगी क्लास में, क्या पता दोबारा आ जाए। उसी पेज पर पहले चैप्टर में से एक शब्द आया और आया कि प्रशा के राजा, ये सारी कहानी 10वीं की है। प्रशा के राजा ने अपनी सारी कस्टम, इस टाइम पे क्या था, हर जगह ना कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो कहते हैं कि 39 इलाकों में 30 तरह का अलग अलग टैक्स लगता था, 30 अलग अलग मुद्रा थी। तो प्रशिया या प्रशा का जो राजा था ना, उसने सब कुछ इकट्ठा किया और कहा सबको एक ड्यूटी देनी है, एक कस्टम ड्यूटी, जैसे आज हम जीएसटी देते हैं सारे टैक्स के बदले। उसने जो वो ड्यूटी शुरू की थी ना, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? ज़ोल्वेरीन। कल पेपर में आया था ये ज़ोल्वेरीन। ये पूछ लिया कि प्रशा के राजा ने जो कस्टम ड्यूटी इकट्ठी की थी उसका नाम क्या था। चारों नाम अजीबोगरीब था। वो देखते ही मैंने कहा 10th क्लास से उठाए ये क्वेश्चन और जर्मेनिया। अगर किसी के पास पेपर हो जिसने दिया हो, उसको पढ़ के पता ही नहीं चला हुआ क्या है। 10th क्लास के क्वेश्चन है, एक चैप्टर से। किसी के में थे दोनों क्वेश्चन, किसी ने दिया हो पेपर? है पेपर तुम्हारे पास? लाई हो पेपर? देखना अगर हो तो, क्योंकि मैं उससे शब्द भी पढ़ दूं, लड़कों को कुछ उससे फायदा हो जाएगा ना। जैसे जो पेपर में आ गया, पेपर सेट होता है लगभग एक जैसा, थोड़ा बहुत अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर याद है तुम्हें? नहीं, एक्चुअली जिसने देखा ना उसको लगा हुआ जर्मेनिया क्या लिखा है पता नहीं। अब मुझे भी कहाँ मिलेगा, है जर्मेनिया वाला। कौन सा क्वेश्चन है? 16वां। हाँ देखो, क्वेश्चन की भाषा सुन लो क्या है। अब लड़कों को तो खास तैयार करना है, लड़कियों का भी 26 का दूसरा पेपर है। क्वेश्चन है, एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण, इसको देख के आदमी डर जाए, पता नहीं क्या लिखा है। में जर्मेनिया मैंने तुम्हें क्या बताया? जर्मनी की, जैसे हमारी झांसी की रानी, इनकी जर्मेनिया ने शाहबलूत के पत्तों का, शाहबलूत क्या? ओक। तो ओक तो तुमने सुन रखा है, शाहबलूत तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, कि पत्तों का एक मुकुट पहना हुआ है। जर्मन शाहबलूत किसके लिए आता है? जर्मन ओक स्टैंड फॉर, पहला देशभक्ति, विविधता, वीरता और समृद्ध विरासत। तो वीरता, अब इसने रिच हेरिटेज कर दिया, वो सब गलत करेंगे जिसने नहीं पढ़ा। एक और क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन था ज़ोल्वेरीन। अब पता नहीं वो कहाँ होगा, सबके सेट अलग अलग होते हैं ना। जैसे मैं पढ़ के उसको बताया थे, तुम्हें अंदाजा लग जाता कि क्या है ये। पता नहीं कहाँ मिलेगा, सेकंड लास्ट में था। ऐसे मिलना बड़ा मुश्किल है, 100 क्वेश्चन में कहाँ ढूंढती रहूंगी मैं। सेकंड लास्ट पे भी नहीं है। सेकंड लास्ट पर, इसमें भी कहाँ है? नहीं है इसमें। चलो कोई नहीं, ज़ोल्वेरीन कहीं मिलेगा शब्द, देखना मिले तो बता देना। तुम्हें मैंने बता दिया कस्टम ड्यूटी, यानी 10वीं क्लास के एनसीईआरटी से पेपर में क्वेश्चन उठे हैं। 73 नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं है। क्या है हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता? तुम अपने आप बताओ, हड़प्पा की सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सुन लो। पहला है इनकी कृषि, इनकी सड़कें, इनकी इमारतें या इनकी जल निकास प्रणाली।
इनकी दो चीजें बेस्ट थी, या तो शहर बसाना या जल निकास। जॉल्वेरिन मिला? जॉल्वेरिन दिखाओ। ये 10th क्लास में से आया क्वेश्चन, सुन लो अब क्या है। हाँ ये रहा। प्रशा की शुरुआत पर 1834 में बनी कस्टम यूनियन जो टैक्स लगाती थी का नाम जिसने अधिकांश जर्मन राज्य जिससे जुड़ गए, नेशनल गार्ड्स, नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल, जॉल्वेरिन। तो क्या नाम बताया मैंने? अब ये 10वीं क्लास में है और इतनी चीजें हैं 10वीं में कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। ये लो किसका पेपर है। तो अब ये 10वीं का थोड़ा सा पढ़ जाना लड़के, क्योंकि लड़के और लड़कियों का पेपर ऑलमोस्ट एक जैसा बनेगा। जिसको पेपर सेट करने का काम दिया, छपे बेशक बाद में, उसने 10वीं उठाई और 2 पहले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन लड़कियों को लड़कों के में डाल दी हो। मान लो वो जो 6 सिंबल दे रखे हैं उनमें से एक तुम्हारे में मिल जाए, तो अलग अलग मतलब है भाई। टूटी हुई बेड़ियां, लाल रंग की टोपी, या ये अलग अलग मतलब दे रखे हैं, वो सब पढ़ के जाने चाहिए। मैं एक काम करूंगी, कल मुझे याद रहा तो मैं 10वीं की किताब लाके 5-7 मेन चीजें, जैसे पूछ लेंगे मेजीनी किस देश का था, ये 10वीं में है। मेजीनी कहाँ का था? मेजीनी नहीं पता, ये पढ़ लेना चाहिए। मेजीनी ने काम किया था, कहाँ काम किया था उसने? फ्रांस में। फ्रांस और इटली पहले अलग अलग नहीं थे, सब इकट्ठा गुच्छा थे। चलो कल करा दूंगी, अभी पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कितने पढ़ लिए राजा? नादिर शाह की बात कर रहे थे। कौन से सन में नादिर शाह ने अटैक किया? 1739। इसके बाद ये आपसे 70 करोड़ रुपए ले गया, उस टाइम पर जब 1 रुपया बहुत कीमती था, और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस। तो इस पे अंतिम बैठने वाला राजा कौन है? मोहम्मद शाह। पहले इन्हीं चारों को पढ़ते हैं, फिर अगले 3 पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक पे आ जाओ। उत्तर मुगल काल, मुगल साम्राज्य का पतन। पहला पॉइंट टिक करना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय को उत्तर मुगल काल कहलाता है। 1707 में। अगला भी टिक कर लो। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21, इसके ऊपर 22 भी लिख लो, कहीं कहीं 22 भी लिखे मिलते हैं, 22 प्रांत, कहीं कहीं 21। इसमें बस आगे पढ़ लो। मुअज्जम काबुल का शासक था, सिर्फ पढ़ना है। आजम गुजरात का, कामबख्श बीजापुर का। अगले पॉइंट में तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना, जहां मैं कहूं अंडरलाइन करना। 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम की सेनाओं ने आजम को, अपने भाई को परास्त कर मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। अंडरलाइन करो। उत्तराधिकार संघर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया। गोविंद सिंह जी के पास लिख लो 1675 से 1708। ये गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। 1675 से 1708 मुअज्जम का साथ दिया। मुअज्जम बाद में क्या बन गया? बहादुर शाह। थोड़ा ढंग का नाम रख लिया। नेक्स्ट टिक कर लो। 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा। ज्यादातर राजा उपाधि लगा लेते थे अपने नाम में, तो ये शाहजहां, जहांगीर ये नाम नहीं थे, ये सब क्या थी उनकी उपाधियां। बहादुर शाह प्रथम पे आ जाओ, यही है वो जिसको आप मुअज्जम कह रहे हैं। अंडरलाइन करना। 707 से 712 सम्राट बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। इसके पिताजी ने क्या किया था? मराठों को भी दुखी किया भाई, जो ये था, क्या नाम था इसका? संभाजी। इसकी देखो चमड़ी निकलवा दी थी सारी, और उसने राजस्थान साइड के राजाओं को तो बिल्कुल ही मार दिया था। इसने उल्टा किया, मैत्रीपूर्ण नीति। इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर लिया। किसने कैदी बना रखा था? औरंगजेब ने। ये तो मार दिया। शिवाजी मर गया 1780। इसके बेटे को 1789 में पकड़ लाए, और उसके बेटे के बेटे यानी शिवाजी के पोते को अपने घर में रखा। उसको पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किया उसका। अंडरलाइन कर लो आगे। इसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद करवा दी, तो ये थोड़ा ठीक ठाक सा था। नेक्स्ट करना। सिख नेता बंदा बहादुर, ये गड़बड़ की, के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 1712 को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। इससे अगला भी टिक कर लो। इसकी मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल गद्दी पर बैठा, तो इस मुअज्जम का नाम क्या निकला? बहादुर शाह। किसने इसकी मदद की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। लेकिन फिर आगे जाके गुरु गोविंद सिंह जी का चेला जो उनका नेता बनेगा, उसका मर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट टिक करना। जहांदर शाह। अच्छा, बहादुर शाह प्रथम के पास लिख लो शाह ए बेखबर। पहले वाले के पास शाह ए बेखबर, और सेकंड वाले के पास लिख लो लंपट मूर्ख, जो 1 साल मुश्किल काटेगा। फर्स्ट के पास शाह ए बेखबर, जहांदर शाह के पास लंपट मूर्ख, और तीसरा घृणित कायर है। ये जो टेक्स्ट भी करेगा घृणित कायर। तीनों के नाम लिख लो। एक तो लिखा भी है घृणित कायर, पर अपने हाथ से लिख लो। पहला क्या कहलाया? शाह ए बेखबर, तो कोई खोज खबर नहीं। दूसरा क्या कहलाया? लंपट मूर्ख। और तीसरा क्या कहलाया? घृणित कायर। जहांदर शाह पे आ जाओ। 12 से 13 कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पढ़ लो। जहांदर शाह ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए तत्कालीन शक्तिशाली अमीर की सहायता ली। अगला भी कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ लो। जहांदर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। बाद में अजीत सिंह ने ना अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया था इनके साथ, मुगलों के साथ, लेकिन इस फर्रुख शेर के साथ। फिर ये मर गया, फिर उसके बाद वो अपनी बेटी को वापस ले गया और धर्म चेंज करवाएगा। यही अजीत सिंह है वो। अगला पॉइंट टिक करना। 1713 में फर्रुख शेर जिसको घृणित कायर कहेंगे, अगली लाइन टिक कर लो। जहांदर खां की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो अब ये जल्दी जल्दी एक दूसरे को मारने लग गए। बहादुर शाह प्रथम तो टिक गया था, वो 63 में बना, 63 ना याद रहे, 65 में बना, याद कर लो। 5 साल बाद वो मर गया। फिर कौन बना? जहांदर शाह, जिसको क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। वो था शाह ए बेखबर। अगला है घृणित कायर।
अंडरलाइन करो इसका टाइम पीरियड 13 से 19। ये किसको मरवाएगा? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का अंतिम गुरु कौन था? जो किसकी मदद करेंगे? मुअज्जम की। जो अपना नाम क्या रख लेगा? बहादुर शाह, जिसको हम क्या कहेंगे? शाह ए बेखबर। वो तीनों एक ही आदमी है। इसमें पढ़ो, सेकेंड लाइन टिक करना पीछे। निजाम उल मुल्क, तुमने सुना है ना? कौन है निजाम उल मुल्क? निजाम उल मुल्क कौन है ये आदमी? निजाम कहाँ के होते हैं? बस हैदराबाद, यही वहां की बसावट करेगा। निजाम उल मुल्क। इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी। असलियत में इसका नाम पता है क्या है? चिन किलिच खान। तुमने BEIC के टाइम पे पढ़ा था, एक आदमी ने बंबई बसाया, याद है उसका नाम? उसके पीछे का सरनेम याद कर लिया करो। एक ने कलकत्ता बसाया था, एक ने मद्रास बसाया था। ऐसे ही ये आदमी अब साउथ में काम करेगा। क्या नाम है इसका? चिन किलिच खां। इसको बोलते क्या है? निजाम उल मुल्क। देखो जरा, सेकेंड लाइन टिक करो इसके पीछे। निजाम उल मुल्क चिन किलिच खान दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान करेगा इसको ये। यानी अब ये धीरे धीरे दक्षिण में ताकतवर बनेंगे निजाम, जब भी तो ये राजा बनेंगे आगे जाके। नेक्स्ट टिक कर लो। फर्रुखसियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा जाता है। तो घृणित कायर कौन है? फर्रुखसियर। जिसके टाइम में निजाम, कौन निजाम? उल मुल्क, जिसका असली नाम है चिन किलिच खान, ये साउथ की सूबेदारी, और सूबेदार बनके फिर राजा बनेगा यहाँ का। अगले पेज पे आ जाओ। इसमें पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। सैयद बंधु, ये बड़े चालाक थे। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। षड्यंत्र का समय से पहले पता चलने पर, अंडरलाइन करना, सैयद बंधुओं ने, नेक्स्ट लाइन पीछे टिक कर लो, फर्रुखसियर की हत्या कर दी। और 2 छोटे छोटे राजा, रफीउद्दौला लिख लो, 4 महीने, सबसे छोटा कार्यकाल है रफीउद्दौला का, लिखो 4 महीने का मुगल बादशाह, सबसे छोटा कार्यकाल। ये दिखावट की थी इन्होंने बंधुओं ने। 4 महीने का सबसे छोटा मुगल बादशाह। ये पूछ लेंगे सबसे छोटा कार्यकाल किस मुगल बादशाह का, तो ये था वो रफीउद्दौला। रफीउद्दौला। और इसके बाद रफीउद्दजात, ये टिक कर लो 2। कुछ नहीं है ये, इन्होंने कोई काम धाम नहीं किया, महीनों महीनों के लिए आए थे। अगली हेडिंग पे आ जाओ। मोहम्मद शाह, ये क्या कहलाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। अपनी चारित्रिक गड़बड़ियों के कारण इसके नाम में शब्द जुड़ेगा। पहला टिक करना, रोशन सैयद मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह भी इसकी उपाधि है, असली नाम नहीं है, जैसे मुअज्जम की उपाधि थी वो, ऐसे ही। तो रोशन सैयद और रंगीला अपने आप लिख लो यहाँ। इसके बाद 2 पॉइंट्स पेपर में नहीं आएंगे, सिर्फ रीड कर लेना घर जाके। अगला टिक करना, 1724 में चिन किलिच खान। कौन चिन किलिच खान? जो फर्रुखसियर की कायरता के कारण 6 मुगल सूबों का हेड बन गया था ना, अब वो राजा बन गया। अंडरलाइन करो, 1724 को चिन किलिच खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। तुमने मद्रास देखा था, बंबई देखा था, तुमने कलकत्ता देखा, अब तुम हैदराबाद देख रहे हो। हैदराबाद एकदम से नहीं बना, पहले इस आदमी ने क्या किया? पहले दीवानी, सूबेदारी, और फिर देखा जब कमजोर है ऊपर का राजा, तो अपने आप को यहाँ का सुल्तान बना दिया। तभी तो यहाँ के राजा के हर एक के नाम में क्या लगा? निजाम। निजाम एक पदवी मान लो, तो निजाम का ही नाम है चिन किलिच खान, हैदराबाद राजा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया, उसके बाद कभी नहीं लगा। तो लास्ट जजिया पे रोक किसने लगाई? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके टाइम में किसने अपना हैदराबाद बना लिया? चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क ने। नेक्स्ट पॉइंट भी काम का, मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने, फारस मतलब ईरान, फारस की खाड़ी उसके पास का पानी, 1738-39 के मध्य भारत पर आक्रमण किया और तख्त ए ताऊस और कोहिनूर हीरा, जो किसके टाइम में थे दिल्ली में, किसने बनवाया था? ये शाहजहां। लिख लो यहाँ, ये शाहजहां का था तख्त ए ताऊस। बेबादल खान ने इसको डिजाइन किया था। शाहजहां जिसने दिल्ली में क्या बनवाया था? लाल किला, जामा मस्जिद। जिसने आगरा में क्या बनवाया? ताजमहल, उसी का तो था ये, जिसको लूट के ले गया ये। तख्त ए ताऊस और कोहिनूर हीरा, जो कहाँ की खदान से निकला था? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उस टाइम का हैदराबाद। ठीक है, चलो इसके बाद आगे पढ़ो। तख्ते ताऊस कोहिनूर हीरे के साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया। तो इंडिया की किताबें तुम्हें समझ में आता है कैसे विदेशी ले गए? जो आया इंडिया की विदेश किताब ले गया। चीन से आए थे ना 2 आदमी, क्या नाम था उनका? फाहियान और वेनसांग। ये भी किताबें भर भर के ले गए। DEIC वाले आए तो पता नहीं कितनी किताबें ले गए। एक वो पागल आया तो हमारी लाइब्रेरी को जला गया, क्या नाम था उसका? बख्तियार खिलजी। इंडिया के पास बहुत रिच कल्चर था, और अब जैसे हमें लगता है ना इंडिया कमजोर था, ऐसा था, ऐसा नहीं था। इंडिया के पास अथाह ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञान, लेकिन उन किताबों को ये उठा उठा के ले गए। और अजीब बात है कि आपके यहाँ के राजाओं की ओरिजिनल कॉपी किसकी लाइब्रेरी में रखी है? लंदन में। चाहे वो गुलबदन बेगम की अपने भाई के लिए लिखी किताब हो। हमारे इंडिया में देखो, हम इंडियंस हैं, लेकिन हमें नहीं पता हमारे यहाँ राजाओं ने क्या किया, क्योंकि हमने बाण भट्ट की लिखी ना, कभी ये कौन सी लिखी इसने? हर्षचरित।
जैसे किसी भी देश को आगे बढ़ना है ना, तो अपने कल्चर को अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहिए। तुमने मैंने हमें पढ़ने को ही नहीं मिली कभी कि हर शरीफ में क्या लिखा है। हमें बेसिक चीजें कभी पढ़ाई ही नहीं गई। जैसे इतना कुछ पढ़ा, तुम 12 साल बच्चे को पढ़ाते हो, मान लिया 5वीं तक अकल नहीं होती, अगर 6ठी से 12वीं तक कंपलसरी एक एक दो दो अच्छे शासक जो इंडिया में रहे उनकी जीवनी या उनके पाठ बना दें, तो 6 साल में बच्चा कितनी बार अच्छी अच्छी बातें तो सुन लेगा। हिस्ट्री में एक पाठ डालने में लगता क्या, वैसे भी तो डाल रखा है, औरंगजेब और ये जितने मुगल हैं, दिल्ली सब, ये भी तो पढ़ाते ही हो। 6ठी 7वीं 8वीं की डिजाइनिंग अगर तुम्हें पता हो ना, एनसीईआरटी की पूरा 6ठी आपका प्राचीन भारत पढ़ाता है पूरा, इसको उठा के पढ़ना, इसमें हड़प्पा, बौद्ध, जैन सब दिया गया, अशोक सब कुछ। 7th पूरी पढ़ाती है मध्यकाल, इसमें पूरा मुगल, दिल्ली सब कुछ है। 8वीं पूरी पढ़ाती है आधुनिक, और 9वीं और 10वीं ये आपको पढ़ाती है विदेश। 9वीं में आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, आप चीन पढ़ते हैं, आप रशिया पढ़ते हैं, जो ये अब तुम्हें रटने पड़ते हैं ना, पूंजीवाद, ये सब 9th 10th में है। अभी मैंने क्या बताया, जर्मनी, जर्मेनिया और ये सब कुछ दिया है। 9वीं 10वीं वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री की सारी। तो अगर एक बच्चे को ध्यान से पढ़ाना स्टार्ट करे ना, अगर टीचर्स अच्छे हों, तो 10वीं तक एक बच्चे को पूरा अपना इतिहास बेसिक समझ के साथ और वर्ल्ड में क्या हुआ ये सब समझ आ सकता है। पर दिक्कत की बात है कि जर्मेनिया तुमने कितनी बार सुन रखा था, ये 10वीं क्लास में है जर्मेनिया, 10वीं क्लास का ये जॉल्वेरिन 10वीं में। कारण क्या है, हमारे टीचर्स इसको ऐसे पढ़ाते हैं टाइम पास, ये सबके साथ है। 10वीं क्लास को अब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं ही पहली बार पढ़ रही हूँ क्या, क्योंकि मैंने जब कॉम्पिटेटिव पेपर की तैयारी की तो सरसरी नजर मारी कि भाई ये आ सकता है, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानियां, राज जो अब निकल के आ रहे हैं, हर एक लाइन में 20-20 बातें हैं छिपी हुई। अब 10वीं क्लास का टीचर क्या करता है, चलो पढ़ लो रे, कौन सा पढ़ेगा, आ जाओ। तो वो एक बच्चा आएगा, नहीं ये फैक्ट है, वो खड़ा होकर रीडिंग कर देगा, टीचर सो गया, उठ गया तो 2 लाइन बता दी, नहीं तो पढ़े रहो। कौन तुम में से ऐसा है जिसको ये पूरा जर्मनी कैसे एक बना, ये सब 10वीं में दिया हुआ है। जर्मनी का एकीकरण, प्रशा क्या था, रशिया कैसे, क्यों क्रांतियां, पर पढ़ी नहीं कभी। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम की कमी है, ये सब पढ़ाया जा सकता था, अलग बात है कि पढ़ाया नहीं। चलो अब मुझे अगर मौका मिला ना, टाइम नहीं मिलता, मैं सोच रही हूँ 9th और 10th की हिस्ट्री तो कम से कम यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि सबको पता चल जाए, आम आदमी को पता चले कि क्या थी क्रांति, ये जॉल्वेरिन थी क्या भला, या ये जो जर्मेनिया है अकेली जर्मेनिया नहीं है, ऐसे मोज़ेबियर भी एक शब्द है, ये मर्सिक्वेलीज भी शब्द है। और तुम सोचो ये क्या शब्द है, 10वीं के शब्द हैं सारे। रॉबेस्पियर है, ये आदमियों के नाम है, जगहों के नाम है, मेटरनिक है, बहुत सारी चीजें हैं। कभी मौका मिला तो मैं 9वीं 10वीं को, जब मौका मिलेगा, अभी टाइम है नहीं, मैं यूट्यूब पे जरूर पढ़ाऊंगी, ताकि पढ़ने वाले तो जान ले कि क्या था। 10वीं तक वैसे पढ़ा नहीं हम लोगों ने। चलो जल्दी से पढ़ते हैं आगे। नादिर शाह पे पहुंचे ना हम, तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा पढ़ लिया हमने, ये ठीक है। इससे अगला पॉइंट भी पढ़ लो। मोहम्मद शाह को अधिक समय तक हरम और हिजड़ों में बिताने के कारण उसका नाम देख लो क्या पड़ गया, रंगीला बादशाह। तो हमारे तो ये तो राजा थे, इतने घटिया चरित्र के लोग हमारे राजा बने, तभी तो हमारे देश का ये हाल है। अहमद शाह में कुछ नहीं है, इसने कुछ नहीं किया। आलमगीर द्वितीय में पेपर में से आने का क्वेश्चन नहीं है, अगले पेज पे आओ, इसमें से पेपर में आएगा। शाह आलम द्वितीय पढ़ा हुआ है ना, ये कहाँ पढ़ा तुमने शाह आलम द्वितीय? तुमने बक्सर की लड़ाई याद है, 1764 बक्सर का युद्ध। इसमें कितनी सेनाएं आई थी? एक बंगाल वाले की थी, एक अवध की, और एक थी शाही। शाही मतलब कौन? मुगल। इस मुगल में कौन आया था? शाह आलम सेकंड, जिसका तुम नाम पढ़ रहे हो। कौन सी लड़ाई लड़ा था ये? बक्सर। इसके बाद तुमने अकबर द्वितीय का नाम सुना है? अकबर द्वितीय किसको भेजा था इसने? राजा राम मोहन रॉय को। क्या बढ़वाने के लिए? पेंशन। इसके बाद से पेंशन बन गई थी आपके राजाओं की 26 लाख रुपए की, ये बढ़वाने भेजा। और इसके बाद फिर वो जो कह रहा था कि मुझे नई क्रांति करनी, कौन था वो? बहादुर शाह जफर। और फिर उसके सामने उसके बेटों के सिर काट दिए। जल्दी से पढ़ते हैं। शाह आलम सेकंड, ये पूरा काम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट टिक करना, शाह आलम सेकंड ने 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। संधि के बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर, यानी किस संधि के बाद ये पेंशन भोगी बन गए? इलाहाबाद की संधि। कितना नुकसान करिए, देखो जो हमसे कमा रहा है, फर्रुख सियर की बेवकूफी, उनको क्या कहा कि तुम यहाँ टैक्स फ्री, अब वो तुम्हें राजा को नौकर बना के कहेंगे तुम पेंशन पे और राजा हम। कौन सी संधि के बाद? इलाहाबाद। अगला पॉइंट बहुत काम का, अंडरलाइन करना। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर सेकंड अगला मुगल बादशाह बना, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल शासक था। इसका बाप कम से कम लड़ा तो था, ये तो लड़ ही नहीं पाया। कौन अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना? अकबर सेकंड, अंडरलाइन करना। 37 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट। यहां लिख लो जहां लिखा है अकबर द्वितीय। पेंशन बढ़वाने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा, और तभी उनको नाम क्या दिया था? तभी उनको नाम क्या मिला था? राजा, राजा की उपाधि। अब पेपर में आ जा, बताओ कौन सा मुगल बादशाह पहला अंग्रेजों के संरक्षण में पेंशन भोगी बना था? हाँ, इसके पिताजी पेंशन पे थे, लेकिन वो अंग्रेजों के संरक्षण में नहीं थे। नेक्स्ट टिक करना।
ये हो गया अंतिम मुगल सम्राट। 57 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 62 में उसकी मृत्यु। कौन सी जेल थी ये? कौन सी जेल थी ये? मांडले। इसका क्वेश्चन देखना, चलो क्वेश्चन छोड़ो, तुम खुद कर लेना। एक छोटा सा टेबल करा दूं, बहुत छोटा, 2 मिनट का, फिर आप कल पढ़ेंगे। पेज 100 पे आओ जल्दी से, 100 पेज पर 100 पेज निकाल लो, क्योंकि ना पेपर अब देखते देखते आ जाएंगे, लड़कों वाले भी और एसआई का भी। पेज 100 पे आ जाओ जल्दी से। एक टेबल दिया है, ढूंढो, मिल गया ऊपर, फटाफट टिक करो। 1885, 86, 87, 88 कांग्रेस के अधिवेशन। पहला टिक कर लो, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। सबसे पहले मुंबई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले। पहला हिंदू था, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम, चौथा ईसाई। कह देंगे पहला ईसाई अध्यक्ष कौन था? हाँ, पहला अंग्रेज भी तो था ना। अंग्रेज तुम जानते हो कौन से धर्म को मानते थे? अंग्रेज ज्यादातर कैथोलिक थे। कैथोलिक कौन होते हैं? ईसाई। जैसे हमारे हैं ना शैव और वैष्णव, वैसे इनके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं। ये कैथोलिक थे, ईसाई। मुस्लिम पहला अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई। और हिंदू कौन था? WC बनर्जी। संख्या देखना कैसे बढ़ी, 72 थे पहली बैठक में, इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक में कितने थे? 72। फिर 400, 600, 1200, आगे जरूरत नहीं, इतने बढ़ते चले गए। इसमें नीचे फर्स्ट पॉइंट टिक कर लो, सारी बातें इसी पॉइंट्स में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पेपर में आ सकता है, ये कहां हुई थी ये बैठक? क्या तरीका है? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ये टिक कर लो, तैयब जी। तैयब जी तीसरे में है तो मद्रास में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले, 1888। कौन से धर्म का? पहला ईसाई। पहला अंग्रेज, पहला ईसाई। नेक्स्ट टिक करना, नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आप सब जानते हो, पारसी। दूसरी में थे ये। कहां हुई थी दूसरी बैठक? कलकत्ता में। अगला टिक करना, उदारवादी नेता थे रमेश चंद्र दत्त। इसमें अगली लाइन में टिक कर लो, अध्यक्ष बने 1899 में लखनऊ में। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक, ये पूछ लेंगे भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली किताब रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। नेक्स्ट करना, राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता, 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना और भारत और इंग्लैंड में एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा कराने पर सहमति। नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना, 1892 भारत परिषद अधिनियम का पारित होना। ये मानते हैं कि जो नेशनलिस्ट है ना, देश के लिए लड़ने मरने वाले, उनकी सफलता थी। नेक्स्ट टिक कर लो, आंदोलन के पहले चरण को राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत। ये बताया हुआ है तुम्हें? पैसा बह के कहां तक जा रहा था? अंग्रेज जहाज भर भर के तुम्हारा इतना पैसा लूट के लेगा कि सोच नहीं सकते। किताब है इसके लिए, ये टिक कर लो, धन के निष्कासन का सिद्धांत। इकोनॉमिक नेशनलिस्ट एज में लिखा था इन्होंने ये। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना, रमेश चंद्र दत्त, ऊपर लाइन आई थी ना ये नाम, रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग भी कहलाता है। दादा भाई नौरोजी की किताब का नाम द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यही नीचे लिख लो, ये खूब आती है एग्जाम में। रमेश चंद्र दत्त की किताब अलग है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां लिख लो, द पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। द पार्टी, पार्टी मतलब गरीबी, पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने पहली बार क्या की थी? इंडियंस की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इसी आदमी ने निकाली। इन्होंने उस टाइम पर नेशनल इनकम गिनती थी। किसने किया था ये? हाँ, ये लिख लो, फर्स्ट नेशनल इनकम दादा ने फाइंड आउट की थी। और उस टाइम कितनी इनकम निकली थी तुम्हारी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति। तब 20 रुपए अमीर के घर में भी नहीं होते थे, तब तुम इतने अमीर थे, तब तक तो इन्होंने धो दिया था सारा। 20 रुपए प्रति व्यक्ति ये निकली थी। 1866-67 की घटना है ये। ये पूछते हैं फर्स्ट नेशनल इनकम। अब कौन करता है नेशनल इनकम की गिनती? कौन करता है? CSO। इसका मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मदद करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, वहां बैठे रहोगे, फिर लिख लो ये जल्दी से। लिख लो, द पार्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया किस बड़े आदमी ने? दादा। दादा कौन से धर्म के हैं? पारसी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिसमें दूसरे अध्यक्ष तुमने अभी पढ़े हैं। 1886 में कहां के थे? कलकत्ता के। और नेशनल इनकम पहली बार किसने गिनी? दादा। कौन से सन की निकाली? 1866-67। कितनी निकली थी उस टाइम? 20 रुपए। बहुत बड़ी बात थी, बाद में घटी है ये। और आज नेशनल इनकम कौन निकालता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, अंग्रेजी में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिख लेना, एक नंबर में मिल जाएगा कहीं भी ये। इसकी हेल्प करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।